थैंक यू। सो गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 स्टार्ट किए थे, राइट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 जैसे कि हम लोगों को क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, राइट। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सीखना स्टार्ट किए थे और अभी तक कैपेसिटेंस को टच नहीं कर पाए, राइट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम लोग का खत्म नहीं हुआ है। सो लेट मी बिगिन विथ माय पीडीएफ। वेट। जी, आप लोग म्यूट कर लीजिए जल्दी से। ओके, तो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है, और हम लोग जाने थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना पॉसिबल नहीं है एक सिंगल चार्ज के लिए, राइट। इसलिए कम से कम 2 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। ये सारा चीज देखे थे। और सबसे पहले हम लोग डिफाइन किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, राइट। उसके बाद हम लोग ये एक एजम्पशन लिए थे ये वाला कि अगर इंफिनिटी पे पोटेंशियल हम लोग 0 मान ले तो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर एक चार्ज है क्यू अमाउंट का, इस चार्ज से अगर आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, सो वीपी हम लोग पता कर सकते हैं, राइट। कितना होता है, के क्यू अपॉन आर, ठीक है। इवन हम लोग जानते हैं ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये सारा चीज हम लोग जान चुके हैं अब तक, ठीक है। तो अगर आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 अच्छे से पढ़े हो, इवन आप लोग टेस्ट भी दे दिए और लगभग सबका एग्जाम अच्छा ही आया, ठीक है। सबका एग्जाम का रिजल्ट अच्छा ही रहा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में हम लोग एक स्पेशल टर्म पढ़े थे, डाइपोल। डाइपोल क्या था? डाइपोल क्या था? एक अरेंजमेंट था माइनस क्यू और प्लस क्यू का, राइट। डाइपोल क्या था? एक ऐसा अरेंजमेंट था जिसमें दो चार्ज थे इक्वल मैग्नीट्यूड के एंड अपोजिट साइन, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, काफी स्मॉल होना चाहिए। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, राइट। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम लोग पढ़े क्या थे? सबसे पहले तो हम लोग पढ़े, राइट, सबसे पहले तो हम लोग पढ़े डाइपोल मोमेंट, जो कि क्या होता है, क्यू इंटू टूएल होता है, जिसका डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, पी वेक्टर, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि हम लोग अगर इस डाइपोल के एक्सिस पे कोई एक पॉइंट पी ले ले तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, या इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी एक पॉइंट पी ले ले तो इस पॉइंट पे भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। ये हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे भी ईपी फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये एक्सियल पोजीशन कहलाता था और ये इक्वेटोरियल पोजीशन कहलाता था। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, सेम टाइप का टॉपिक है, सिमिलर टॉपिक है, और आपके लिए अब समझना और भी इजी हो चुका है, राइट। अब आप लोगों को ज़्यादा इजीली समझ में आएगा कि अगर दो चार्ज है माइनस क्यू और ये क्या है प्लस क्यू, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर 2L है, तो इसके एक्सिस पे अगर कोई एक पॉइंट पी ले, राइट, तो इस पी पॉइंट पे वीपी कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, ये हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। पोटेंशियल एट द एक्सिस, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। और इक्वेटोरियल पोजीशन पे अगर कोई एक पॉइंट पी है तो उस पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना होगा, डाइपोल की वजह से बनने वाला पोटेंशियल कितना होगा, राइट। जैसे कि हम लोग देखे थे, सेम टॉपिक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए पढ़े थे। इस चैप्टर में हम लोग पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे 3 डेरिवेशन था। क्या 3 डेरिवेशन था? एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, और तीसरा क्या था, अगर आप लोग रिकॉल कर पाओ तो तीसरा था एट एनी पॉइंट निकालना, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे किसी भी एक पॉइंट पे। सो अगर एनी पोजीशन पी अगर यहाँ पे ले तो यहाँ पे जो वीपी होगा वो निकालना। तो ये 3 डेरिवेशन हम लोग करेंगे, और आप लोग आइडिया लगा ही सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी था, तो वहाँ पे डेरिवेशन में हम लोग डायरेक्शन को कंसिडर कर रहे थे, राइट। और क्योंकि पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, कंपैरेटिवली डेरिवेशन बहुत ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है। तो ये थीटा एंगल पे कितना, अगर ये आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी है तो एनी पोजीशन पे भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के क्लास में करना क्या है, समझ में आया?
सिमिलर चीज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे अलग अलग पोजीशन पे, उसी तरह से एक डायपोल की वजह से अलग अलग पोजीशन पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। तो तीन डेरिवेशन हम लोगों को करना है। क्या करना है, पहला एक्सिस पे निकालना है किसी एक पॉइंट पे, दूसरा इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और तीसरा क्या है, एनी पोजीशन पे। ठीक है, तो सबसे पहले पहला डेरिवेशन होगा, बहुत ही इजी है। ठीक है, बहुत आराम से समझिए। ऑन द एक्सिस ऑफ अ डायपोल, सो ये एक डायपोल है, इसके एक्सिस पे पॉइंट पी लिया गया है जो कि डायपोल के सेंटर से आर डिस्टेंस पे दिखाई दे रहा है। ये जो डिस्टेंस हम लोग वहां पे भी लिए थे, आर डिस्टेंस कहाँ से लिए थे, सेंटर से लिए थे। ठीक है, तो इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है वो हमेशा डायपोल के सेंटर से लेना है। ठीक है, तो पॉइंट पी है। ठीक है, अब ये पॉइंट पी का डिस्टेंस पहले सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस माइनस क्यू से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है और इस प्लस क्यू से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, अगर डिस्टेंस हम लोगों को पता है और चार्ज पता है तो हम लोगों के पास फॉर्मूला है, राइट। अगर चार्ज क्यू है, डिस्टेंस अगर एक्स है, तो इस पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना है, के क्यू अपॉन एक्स, ये हम लोगों को पता है, राइट। तो उसी तरह से हम लोग सबसे पहले तो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो ये डिस्टेंस क्या है, आर है, और ये डिस्टेंस एल है। सो माइनस क्यू से पॉइंट पी का डिस्टेंस क्या है, आर प्लस एल, राइट, इजी। उसी तरह से ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस एल है। सो प्लस क्यू से इस पॉइंट पी का डिस्टेंस क्या है, आर माइनस एल, राइट। तो डिस्टेंस हम लोगों को पता चल गया। सो पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना होगा, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना होगा, वी नेट कितना होगा। पहला तो इस पहले चार्ज की वजह से बन रहा होगा पोटेंशियल इस पॉइंट पी पे कुछ, और सेकंड इस दूसरे चार्ज, सेकंड चार्ज प्लस क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पे कुछ पोटेंशियल बन होगा। और जब मैंने आपको फॉर्मूला बताया पोटेंशियल का, के क्यू अपॉन आर, तो वहां पे मैंने बताया कि ये क्यू जो है वो हमेशा क्या होगा, विथ साइन होगा, राइट। याद आ रहा है, क्यू को क्या रखना है, कैसे रखना है, विथ साइन रखना है। इसका मतलब यही है कि पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल होगा, अगर आप लोगों को याद हो तो। ठीक है, सो वी नेट क्या होगा, क्योंकि दो चार्ज है तो V1 प्लस V2। अगर इस चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होगा पॉइंट पी पे, इसे अगर V1 का है, और इस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसे अगर V2 का है, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, V1 प्लस V2, राइट। अब सबसे पहले देखते हैं कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, हम लोग जाने थे आर प्लस एल है, राइट। सो के क्यू अपॉन आर प्लस एल दिखाई दे रहा है, और क्योंकि चार्ज क्या है, नेगेटिव है, तो सामने में क्यू कैसा लेंगे, नेगेटिव क्यू। समझ में आ रहा है। उसी तरह से ये वाला डिस्टेंस हम माने थे, ये वाला डिस्टेंस समझ में आया हम लोगों को, कितना है, आर माइनस एल है, राइट। सो वी टू कितना होगा, सेकंड चार्ज की वजह से, अब क्योंकि चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन आया, दिखाई दे रहा है। तो पॉजिटिव के क्यू अपॉन आर माइनस एल। ठीक है, अब ये अगर मैथ्स की मदद से आप लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर पाओ और एक अच्छा सा फॉर्मूला बना पाओ, तो हो गया काम, क्योंकि इसके आगे क्या है, मैथ्स है। यहाँ तक कि जस्ट फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि इस पॉइंट पी पे नेट पोटेंशियल कितना होगा, V1 प्लस V2, क्योंकि चार्ज दो है, ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि डिस्टेंस हम लोग समझ चुके हैं, एक आर प्लस एल है और दूसरा आर माइनस एल है। तीसरा कॉन्सेप्ट ये है कि चार्ज जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव। तो इसके लिए क्या होगा, पॉजिटिव, और इसके लिए क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। ये माइनस वाला को सेकंड में लेके आएंगे, तो ये इतना माइनस इतना हो गया, और जो टर्म कॉमन जा रहा है, के क्यू कॉमन जा रहा है, वो कॉमन ले लिए। सो ये टर्म हम लोगों को मिला। एलसीएम लेंगे, आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल, तो ये तो फॉर्मूला के रूप में सज गया। ऊपर क्या बचेगा, आर प्लस एल माइनस आर प्लस एल हो जाएगा। सो आर आर कैंसिल हो जाएगा, 2L बच जाएगा, राइट। और क्यू पहले से था, क्यू इंटू 2L को हम लोग क्या कह सकते हैं, पी बोल सकते हैं, राइट। तो के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों को ये फॉर्मूला मिला। जैसे वहाँ पे भी हम लोगों को एक बड़ा सा फॉर्मूला मिला था, लेकिन वो फॉर्मूला हम लोग याद नहीं किए। ठीक है, अगर आप से पूछा जाए कि एक्सिस पे डायपोल मोमेंट, सॉरी, एक्सिस पे एक डायपोल के एक्सिस पे किसी एक पॉइंट पी पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना चाहो तो कितना होगा, तो मे भी आप लोग भी इसी तरह से याद किए, के इंटू 2P अपॉन आर क्यूब, अगर आप लोगों को याद हो।
और इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है, के इंटू पी अपॉन आर क्यू, और इस पे सवाल भी आया था आपके एग्जाम में, राइट। तो ये आप लोग याद किए। उसी तरह से यहाँ पे भी ये फॉर्मूला याद अगर रह जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन याद ना भी रखो तो चलेगा। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस में जो सवाल आता है वो शॉर्ट डायपोल के लिए आता है। शॉर्ट डायपोल, शॉर्ट डायपोल का मतलब क्या है कि ये जो लेंथ है 2l का वैल्यू बहुत ही कम है। 2l का वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है, और r के रिस्पेक्ट में r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l है। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से l को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। l को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो फॉर शॉर्ट डायपोल हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए। तो for short dipole that is r is very very greater than l, हम लोग इसको नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को नियरली इक्वल टू आर स्क्वायर कह सकते हैं, क्योंकि एल स्क्वायर को हम लोग जीरो एज्यूम कर सकते हैं। बहुत ही छोटा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, बहुत ही छोटा। अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन आ रहा है तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, ठीक है। लाइक अगर एक बहुत बड़ा क्वांटिटी है, जैसे कि मान लिया कि 1 लाख, ठीक है, माइनस अगर छोटा सा क्वांटिटी 0.1 अगर माइनस है, तो इसे लगभग हम लोग 1 लाख के ही बराबर लिख सकते हैं, राइट। तो यही वाला कॉन्सेप्ट है कि इसे जीरो भी एज्यूम किया जा सकती है, हालांकि जीरो नहीं है। ऑब्वियसली एल का वैल्यू अगर जीरो हो गया तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। डायपोल का ही कॉन्सेप्ट बिगड़ जाएगा जो हम लोग सीखे। तो एल का वैल्यू टेंस टू जीरो है, एरो दिखाई दे रहा है। मैथ्स में हम लोग इसे टेंस टू जीरो कहते हैं कि एल का वैल्यू जीरो पहुंचने वाला है, लेकिन पहुंचा नहीं है, ठीक है। तो जीरो पहुंचा नहीं है, हम लोग जस्ट इसे, इसलिए यहाँ पे एग्जैक्ट इक्वल टू नहीं है, नियरली इक्वल टू दिखाई दे रहा है। ये कर्व लाइन, ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, नियरली इक्वल है, ठीक है। तो अगर इसको आर स्क्वायर हम लोग लिख दें तो वी नेट क्या मिलेगा, ये आप लोगों को याद रखना है, के पी अपॉन आर स्क्वायर, के पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इस पे सवाल भी पूछा जा सकता है, इसलिए याद रहे। एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट पी है तो उस पॉइंट पी पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, के पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए ई वर्सेस आर का और वी वर्सेस आर का ग्राफ बनाओ, तो क्या फर्क आएगा। तो आपको पता होना चाहिए ई और आर का रिलेशन कैसा है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब है शॉर्ट डायपोल के लिए, और वी आप लोग देख सकते हैं, वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो स्लोप जो होगा ई वर्सेस आर में, स्लोप जो होगा किसका ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे आर क्यूब है, इसका स्लोप ज्यादा होगा, इसका स्लोप कम होगा। आई बात समझ में। तो ये ई वर्सेस आर है और ये वी वर्सेस आर है, ठीक है। डिफरेंस समझिए, वहां पे क्या था, वहां पे क्या था, के पी एक्सिस के टाइम यहाँ पे 2 आ रहा था, 2p अपॉन आर क्यूब था, और यहाँ पे ये ई का वैल्यू था, ठीक है। और वी का वैल्यू क्या मिल रहा है, के पी अपॉन आर स्क्वायर मिल रहा है। तो ऑब्वियसली के कांस्टेंट पी कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है, राइट। ये दोनों का ग्राफ कैसे होगा, ये आर क्यूब का ग्राफ होगा और ये आर स्क्वायर का ग्राफ होगा। तो चेंजेस क्या आएगा, मैंने आपको समझाया है कि चेंजेस स्लोप में होगा, ये कुछ इस तरह का और ये कुछ इस तरह का कंपेरेटिवली, ठीक है। तो ये ग्राफ भी मैंने दिखाया है यहाँ पे, जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। जब आप लोग नोट्स लिखिएगा तो यहाँ पे ये कर्व को डिफाइन कर सकते हैं जो यहाँ पे डिफाइन किया गया, ठीक। वी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है, डायपोल के लिए। क्लियर है, बहुत ही इजी सा डेफिनेशन, बहुत ही इजी सा डेरिवेशन, ठीक है। शॉर्ट डायपोल के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो पहला डेरिवेशन इतना आसानी से हो गया, लेकिन आप लोगों को अगर कुछ समझने में प्रॉब्लम आया तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, आप लोग अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी भी या एट द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेशन पे चलते हैं। सेकंड डेरिवेशन क्या है हम लोगों का, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, ठीक है। ये मैथ्स का टर्म है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रेट लाइन, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो किसी अदर स्ट्रेट लाइन को क्या करे, बाइसेक्ट करे, इक्वल दो हिस्सों में बांट दे, वो बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, थोड़ा सा मैथ्स भी सीख लेते हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, ठीक है, इसका मिड पॉइंट अगर ओ है, ठीक है। तो बाइसेक्टर कैसा हो सकता है, बाइसेक्टर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, सब तो इक्वल पार्ट में बांट रहा है। देखिए ए ओ और ओ बी का वैल्यू सेम है, राइट। ए ओ और ओ बी का वैल्यू सेम है, तो बाइसेक्टर ये तीनों है। लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का अगर बात कहे तो बाइसेक्ट भी करे
और दोनों लाइन 90 डिग्री भी बन जाए, ठीक है। ये है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जिनको नहीं पता चल रहा था अब तक बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, वो समझ ले अच्छे से, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब, बाइसेक्टर फिर से एक बार देखिए, बाइसेक्टर तो ये भी लाइन है, राइट। इस स्ट्रेट लाइन को ये भी बाइसेक्ट कर दिया, देखिए इसका और इसका लेंथ इक्वल है, लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या है फिर, जो इस तरह से बाइसेक्ट करे, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्ट भी कर दे, ठीक है। अब इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को फिजिक्स में, ये टर्म बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है, फिजिक्स में इसे इक्विटोरियल पोजीशन कहते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन। सो ब्रैकेट में आप लोग जब नोट्स लिखोगे लिख सकते हैं इक्विटोरियल पोजीशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा नया नहीं है क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में भी इसका डिस्कशन किया है, राइट। सो अब कंफ्यूजन का कोई बात नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। सो देखिए, ये डायपोल था एल और एल, ये इसका मिड पॉइंट था, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई एक पॉइंट यहाँ पे लिया गया, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब किसी ने मुझसे पूछा था कि सर, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आप पॉइंट लेते हैं, तो क्या वो हमेशा इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाता है क्या, ये हमेशा इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। तो मेरा जवाब है कि हमेशा होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। हाँ, एक केस में हो सकता है, जब ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ सेम हो, राइट। मतलब सिर्फ एक पूरे के पूरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ऊपर के साइड में सिर्फ एक पॉइंट ऐसा होगा जब ये तीनों स्ट्रेट लाइन क्या हो, सेम हो, और फाइनली ये इक्वेटोरियल पोजीशन हो, ठीक है। लेकिन जो 100% ट्रू बात ये है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट को आप लो, तो हमेशा वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा। अब अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके लिए नया है, क्या होता है, तो मैं बस बता दूं कि वो ट्रायंगल जिसका दो साइड इक्वल हो, ठीक है। तो क्या हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, द आंसर इज नो। क्या हमेशा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, द आंसर इज यस, ठीक है। सो इसे हमेशा इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा नहीं देखना है, हम लोगों को देखना है आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा, ठीक है, कि दो साइड हमेशा इक्वल होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर कोई पॉइंट लिया जाए पी, ठीक है। तो समझते हैं सेकंड डेरिवेशन। हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, ऑब्वियसली पी पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। इस बार पी पॉइंट कहाँ पे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। ऑब्वियसली तीसरा डेरिवेशन क्या होगा, एट एनी पोजिशन होगा, ठीक है। तो देखिए, अब इस पॉइंट P का डिस्टेंस हम लोग यहाँ से, सबसे पहले तो ये डिस्टेंस देख लीजिए, ये 2L था तो ये L हुआ, ये इस साइड भी L हो गया, राइट। अब ये मिड पॉइंट से R डिस्टेंस हम लोग यहाँ पे भी लिए थे, मिड पॉइंट से R डिस्टेंस जाना है, ठीक है। तो मिड पॉइंट से R डिस्टेंस इस बार एक्सिस में ना जाके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे चल गए, इस पॉइंट P पे हम लोगों को पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस इस ट्राइंगल के लिए ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस R है, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, राइट, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सो ये डिस्टेंस हम लोगों को पता चल गया। सबसे पहले आप लोगों को ये तलब होना चाहिए कि जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है या जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, आप लोग उस पॉइंट से चार्ज के बीच का डिस्टेंस को देख लो, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ है और ये डिस्टेंस दिया हुआ है, जो कि दोनों ही आपका कोई काम नहीं आने वाला। आपको कौन सा डिस्टेंस चाहिए, ये वाला डिस्टेंस चाहिए। तो सबसे पहले तो आर और एल का मदद से आप ये डिस्टेंस निकाल लोगे, राइट। आर और एल के वैल्यू से आप ये डिस्टेंस निकाल लोगे, तो कितना हो गया, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। उसी तरह से सेम वैल्यू इधर भी आ जाएगा, ठीक है। वैसे एक वैल्यू निकालने से आपको दूसरा वैल्यू भी सेम मिल जाए, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा कि हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट पी एज्यूम करो तो वो चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे रहता है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाता है, ठीक है। तो क्लियर है। अब पोटेंशियल एट V1 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली V1 अगर पहला चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, पोटेंशियल के पी अपॉन आर होता है। आर यहाँ पे क्या लेंगे, अंडर रूट, अच्छा सॉरी, के क्यू अपॉन आर लेंगे, तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, राइट, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब क्योंकि ये चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज के लिए, तो ये नेगेटिव होगा, राइट। उसी तरह से इसके लिए भी सेम होगा बट पॉजिटिव होगा। सो वी नेट एट पॉइंट पी कितना होगा, V1 प्लस V2। V1 का वैल्यू क्या है, इतना है, के क्यू अपॉन आर, आर का जगह में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, डिस्टेंस तो यही है, राइट। और नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव चार्ज के लिए
पॉजिटिव वैल्यू। तो क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे भी है और इक्वल अमाउंट का चार्ज है, राइट, क्यू और क्यू, और पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये वैल्यू कैंसिल होके क्या हो जा रहा है, जीरो। सो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना मिला, जीरो। सो आप लोग ये याद रख सकते हैं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट अगर लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई भी पॉइंट लो, उसे पी नाम दो या कोई कोई भी नाम दे सकते, ठीक है, कोई भी नाम दे सकते, उस पॉइंट पे या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है, पोटेंशियल जो होता है वो जीरो होता है, ठीक है। तो आप लोग इसे एक पॉइंट के जैसा इस तरह से याद रख सकते हैं कि अगर आपका ये पॉइंट है और इस पॉइंट से अगर आप एक प्लेन ड्रॉ कर पाओ, ठीक है, कुछ इस तरह से एक प्लेन ड्रॉ कर पाओ, तो इस पूरे प्लेन पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। हर एक जगह पे जीरो होगा या सेम बोल सकते हैं, राइट, सब पॉइंट पे जीरो है या सब पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो ऐसा प्लेन जहाँ पे पोटेंशियल सेम हो, इस टाइप के प्लेन को कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ऐसा सरफेस या ऐसा प्लेन जहाँ पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, उस टाइप के प्लेन या उस टाइप के सरफेस को कहेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस का डिस्कशन हम लोग करेंगे, ठीक है। इस जो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहला टर्म, इसके एंड में करेंगे, ठीक है। इक्विपोटेंशियल पे, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे ये डिस्कशन, पोटेंशियल का डिस्कशन खत्म होगा और फाइनली कैपेसिटेंस स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस अभी के लिए आप लोग बस इतना समझ सकते हैं, एक ऐसा प्लेन या एक ऐसा सरफेस जहाँ पे पोटेंशियल क्या हो, इक्वल हो। तो आपने देखा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे किसी भी पॉइंट को एज्यूम करो, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। आप करके भी देख सकते हैं, हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये प्लेन कैसा प्लेन बन जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाए, राइट। ये प्लेन कैसा सरफेस बन जाए, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाए। क्लियर है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फॉर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आपको ये ड्रॉ करना होगा, ठीक है, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो पोटेंशियल कहाँ पे सेम मिलता है या कहाँ पे इक्वल मिलता है, तो ऑब्वियसली ये ऐसा है। तो इससे रिलेटेड कुछ ऐसा आप प्लेन बना सकते हैं जो इसको जस्ट ऐसे ये प्लेन बाइसेक्ट कर रहा है इस लाइन को, ठीक है। तो ये सरफेस कुछ इस तरह का बन जाएगा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे क्लियर है। और फाइनली सबसे बड़ा डेरिवेशन जो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक वन में भी हम लोग सीखे थे, एट एनी पोजीशन, ठीक है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल कराऊं कि एट एनी पोजीशन कैसे किए थे, तो दो चार्ज था, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। एनी पोजीशन के लिए डिफाइन दो टर्म करना पड़ेगा। सबसे पहले तो कितना डिस्टेंस पे ये डिफाइन करना होगा, दूसरा कितना क्या लोकेशन पे है, मतलब ये दो टर्म से हम लोगों को पॉइंट डिफाइन करना है। और कहाँ से, ये रूल है कि हम लोग सेंटर से लेंगे, ठीक है। तो सेंटर से अगर थीटा एंगल आके आर डिस्टेंस से अगर हम लोग देखे पॉइंट पी ले, तो ये एट एनी पोजीशन है, ठीक है। और ये आर और थीटा इस पूरे के पूरे सरफेस पे किसी भी पॉइंट को डिफाइन कर सकता है। जैसे आर का वैल्यू बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो वो घटाएंगे तो ये सारा पॉइंट मिल सकता है, बढ़ाएंगे तो और स्क्रीन के बाहर का भी पॉइंट मिल सकता है, राइट। उसी तरह से थीटा को अगर जीरो कर देंगे तो एक्सियल पोजीशन मिलेगा, और थीटा को 90 करेंगे तो इक्वेटोरियल पोजीशन मिलेगा। थीटा को 30 डिग्री 60 डिग्री कितना डिग्री भी रख सकते हैं, तो वो सारा पॉइंट कवर हो जाएगा। सो आर और थीटा से सारा का सारा पॉइंट कवर हो सकता है। अगर आपको याद हो कि इस टाइप का सवाल को, इस टाइप का डेरिवेशन को हम लोग किस तरह से किए थे, ठीक है। जो ट्रेडिशनल मेथड से अगर जाए तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ठीक है। उतना हम लोगों को फंसना नहीं है, हम लोग बहुत ही इजीली निकल सकते हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ पी। स्मॉल पी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, और इसका डायरेक्शन क्या था। सर यस। सर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक और बार कॉन्सेप्ट समझाइए। ये ये कॉन्सेप्ट असल में हम लोग इस टॉपिक के एंड में समझेंगे, ठीक है। अभी के लिए आपको मैंने कहा कि जस्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस आप लोग ऐसे जान के रखो। इक्वी मतलब होता है इक्वल, ठीक है, यस सर। इक्वल पोटेंशियल, ऐसा सरफेस जो इक्वल पोटेंशियल रखता है अपने हर एक पॉइंट पे। आप एक सरफेस पे एज्यूम करो और उस पे 3 पॉइंट ले लो, 4 पॉइंट ले लो, जितना भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल इक्वल होगा, ठीक है।
सो ऐसे सरफेस को क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत ज्यादा डिस्कशन है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग सीखे थे, उसके प्रॉपर्टीज पढ़े थे ना, तो वैसा ही काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस, और क्वेश्चन भी हर बार कम से कम इससे पूछा ही जाता है। ठीक है, बहुत सारा क्वेश्चन भी बनता है, तो बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन आज की क्लास में नहीं। तो आज की क्लास में जो हम लोग देख रहे हैं वो देखते हैं। ठीक है, सो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है। ठीक है, तो हम लोग, अगर आप लोग रिकॉल कर पाओ, हम लोग एक छोटा सा ट्रिक यूज किए थे कि अगर क्यों ना हम लोग पी को पी ना बोले और दो कंपोनेंट ले ले, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लो। वेक्टर्स में आपने देखा था कि कंपोनेंट कैसे लेते हैं हम लोग, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लेते हैं। इसका रीजन ये था कि एक वेक्टर ए अगर कुछ इस तरह से है तो आप कुछ इस तरह से कंपोनेंट लेते थे, और ये 90 डिग्री का एंगल बनता था, और ये एक रेक्टेंगल कंप्लीट कर सकता था, राइट। तो इसलिए रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, राइट, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इसे कहते थे, याद है। तो उसी तरह से इसे अगर हम लोग कुछ इस तरह से कंपोनेंट में बांट दे, तो ये पी है, ये पी है, और ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला लाइन क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा लाइन कहलाएगा पी कॉस थीटा, राइट। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कॉस, और ये लाइन क्या कहलाएगा, ये पूरा का पूरा लाइन क्या कहलाएगा, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा। उसके बाद मैंने एज्यूम करने आपको बोला था कि अब इस पी को आप लोग भूल जाइए। क्यों, क्योंकि अब पी नहीं रहा, ये पी कॉस थीटा हो गया और पी साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब क्योंकि हम लोग पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा का अगर रिजल्टेंट निकाले तो एग्जैक्टली आपको यही मिल जाएगा, ये है पी का डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों आप रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस पी साइन थीटा के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट पी कैसा है, इक्वेटोरियल पोजिशन है, और पी साइन थीटा के लिए जो हम लोगों को पोटेंशियल मिलेगा वो जीरो मिलेगा, क्योंकि हम लोग अभी अभी पढ़े इक्वेटोरियल पोजिशन पे कितना होता है पोटेंशियल, जीरो, राइट। और ये वाला पॉइंट कैसा है, पी पॉइंट के लिए एक्सियल, ऐसा लग रहा है ना कि ये पी कॉस थीटा है, तो ये पॉइंट पी इसके एक्सिस पे है। तो एक्सिस के लिए हम लोग क्या पढ़े, अगर आपको याद हो तो v इक्वल टू क्या होता है, के पी अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ तो p है ही नहीं, p क्या है, p कॉस थीटा है। सो हो गया डेरिवेशन, ये है एट एनी पोजीशन, हम लोग स्क्रीन पे ही डिराइव कर दिए। एट एनी पोजीशन पे नेट पॉइंट नेट पोटेंशियल क्या होगा, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से ही अगर हम लोग रिट्रीव करना चाहे जो डेटा हम लोग अब तक जाने हैं, ठीक है, पहला अगर थीटा का वैल्यू जीरो पुट करेंगे हम लोग तो एक्सियल पोजीशन मिलेगा, कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है। क्या यही है एक्सियल पोजीशन पे के पी अपॉन आर स्क्वायर है। अगर थीटा का वैल्यू 90 अगर लेंगे, राइट, अगर थीटा का वैल्यू 90 लेंगे, cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। क्या इक्वेटोरियल पोजीशन पे पोटेंशियल जीरो है, आ रहा है आंसर। सो हम लोग तो स्क्रीन पे ही डिराइव कर लिए, फिर भी देख लीजिए एक बार, कुछ इस तरह से हम लोग इसे क्या किया है, कंपोनेंट में तोड़े है। सो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, बीच का डिस्टेंस 2l और पी का डायरेक्शन, ये पी को हम लोग कंपोनेंट में तोड़ दिए। एक पी साइन थीटा ऐसे हो गया, इस पी साइन थीटा के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट पी इक्वेटोरियल पोजीशन, पी कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में ये एक्सियल पोजीशन। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना होगा, पोटेंशियल ड्यू टू पी साइन थीटा एंड पोटेंशियल ड्यू टू पी कॉस थीटा, राइट, यही होगा। सो हम लोग यही लिखेंगे, नेट पोटेंशियल क्या है, यस, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, पी कॉस थीटा के लिए निकालेंगे पोटेंशियल और पी साइन थीटा के लिए निकालेंगे, और फाइनली दोनों को ऐड कर देंगे। बेझिझक हम लोग ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है। तो हम लोग देखिए, ऑब्वियसली एक्सियल पोजीशन पी कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में बन जा रहा है, तो इसके लिए पोटेंशियल क्या होता है, के पी अपॉन आर स्क्वायर, और पी तो है ही नहीं, पी की जगह में क्या है, पी कॉस थीटा, तो पी की जगह में हम लोग लिखे पी कॉस थीटा, के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और पी साइन थीटा के रिस्पेक्ट में ये इक्वेटोरियल पोजीशन है पॉइंट पी, राइट, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्या होता है, जीरो होता है। तो फाइनली वी नेट एंड एनी पोजीशन हम लोगों को क्या मिला, सर जीरो के कैसे होगा? जीरो कैसे होता है, जस्ट अभी देखे ना, एक सेकेंड दिखा देते हैं फिर से। जो लोग भी चैट कर रहे हैं चैट मत करो, ठीक है, पहले समझ लो, उसके बाद फिर ग्रुप कॉल कर लेना और आराम से बातें करना।
पार्टी वगैरह जो भी बात करना है, ठीक है। तो ये जीरो कैसे होता है, तो हम लोग इक्वेटोरियल पोजीशन पे माइनस क्यू प्लस क्यू की वजह से निकालना है, तो नेट पोटेंशियल क्या होगा, इस माइनस क्यू की वजह से पोटेंशियल और इस प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल दोनों का सम करेंगे, नेट निकालना है, ठीक है। माइनस क्यू के लिए माइनस पोटेंशियल ये और प्लस क्यू के लिए प्लस वाला पोटेंशियल, ये दोनों कैंसिल होकर ये जीरो। तो हम लोग तो यहाँ पे देखे इक्वेटोरियल पोजीशन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। तभी तो मैंने समझाया कि ये पूरा का पूरा प्लेन में असल के पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो इस प्लेन को इक्वेटोरियल सॉरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहेंगे, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, जीरो हो गया, दोनों को ऐड किया है, रिजल्ट सेम है। अब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पुट करने से हम लोगों को एक्सियल पोजीशन पे मिलेगा, जो कि यही वैल्यू था हमने डिराइव किया, ठीक है। और थीटा का वैल्यू 90 पुट करने से नेट पोटेंशियल ये मिलेगा जो कि हमने डिराइव किया, ठीक है। तो हम लोगों ने तीनों डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया। कुछ क्वेश्चंस करते हैं जल्दी से, आप लोग बताना क्या आंसर होगा, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और इवन आप लोगों के पास अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन तो ये आएगा, सिंपली कुछ इस तरह से आएगा कि एक डायपोल है, ठीक है, जिसका डायपोल मोमेंट दिया हुआ है, चार्ज का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, पी का वैल्यू दिया हुआ है। डायपोल मोमेंट कितना दिया हुआ है, 2, ठीक है। अब इसका डायपोल मोमेंट का यूनिट आपको याद होगा, कूलम्ब मीटर, ठीक है। और यहाँ से 60 डिग्री का एंगल पे थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ, 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल पे 5 मीटर का डिस्टेंस पे आप समझ सकते हैं, 5 मीटर का डिस्टेंस पे आपको क्या लेना है, एक पॉइंट पी लेना है, और उस पॉइंट पी पे पोटेंशियल इस डायपोल की वजह से कितना होगा, ठीक है। तो आप लोग सोच सकते हैं ऐसा कि अच्छा चार्ज तो दिया हुआ नहीं है तो फिर किस तरह से होगा, लेकिन आप लोग जस्ट डेरिवेशन आप लोग देखे हो, इस डेरिवेशन को हम लोग चार्ज के फॉर्म में नहीं रखते, डायपोल मोमेंट के फॉर्म में रखते, राइट। तो डायपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, जिस फार्मूला का यूज करेंगे। ये पी का वैल्यू दिया हुआ है, के का वैल्यू आप लोगों को आई होप पता है, 9 × 10⁻9, भूल तो नहीं गए, 9 × 10⁻9। और कॉस थीटा, कॉस 60 डिग्री कितना होता है, हाफ होता है, ठीक है। तो सिंपली, और आर का वैल्यू कितना है, 5 मीटर, ठीक है। और ध्यान रहे क्वेश्चन में जरूर से ये चेक कर लेना, ये चेक कर लेना कि इसके रिस्पेक्ट में, अच्छा मैक्सिमम क्वेश्चन में ऐसा ही रहेगा, लेकिन कहीं पे अगर चार्ज दिया रहा है, कहीं पे अगर चार्ज दिया रहा है और ये डिस्टेंस दिया रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के कंपेयर में जो पॉइंट का डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि एक बात मैं आपको याद दिला दूँ, ये जो आप फार्मूला यूज़ कर पा रहे हो, ये ओरिजिनली किसका फार्मूला है, Kp/r² का, राइट। और ये ओरिजिनल फार्मूला नहीं है, ओरिजिनल फार्मूला नहीं है, इसमें एक एजम्पशन है। एजम्पशन क्या है, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। अदरवाइज फार्मूला क्या होता, फार्मूला होता है Kp/r² माइनस l²। हम लोग l² को पूरा का पूरा नेग्लेक्ट कर दिया, राइट। l² को क्या कर दिया, पूरा का पूरा नेग्लेक्ट कर दिया, इसे पूरा जीरो कह रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर बुक में मान लो कि कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, ये -2 माइक्रोकूलम का है चार्ज और ये +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है। और अगर ये डिस्टेंस दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ये डिस्टेंस अगर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और यहाँ से सेंटर से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे अगर पॉइंट पी है, उस पॉइंट पी पे वीपी कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली अगर आप इस कंडीशन में ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि के पी अपॉन, पहले तो पी निकालना होगा, ठीक है, क्यू इंटू 2l से Kp/r², ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली 5 के कंपेयर में, 5 के कंपेयर को सॉरी 5 के कंपेयर में 2 को जीरो नहीं ले सकते, 5 के कंपेयर में 2 को जीरो नहीं ले सकते, ठीक है। तो किस तरह से पता चलेगा कि कब क्या यूज करना है, राइट। जैसे यहाँ पे दोनों सेंटीमीटर में है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ऑब्वियसली r इज ग्रेटर देन l है, लेकिन r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं कर सकते, फॉर्मूला यूज करना होगा Kp/r² माइनस l², ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। और जैसे ही आप लोग ये फॉर्मूला भी यूज कर रहे हो और एल का वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे 2 पुट करोगे, फिर से आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि एल तो 2 है ही नहीं,
एल तो दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, इसका मतलब 2L इक्वल टू 2 है। 2L इक्वल टू क्या है, 2 है। तो L का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करना होगा, 1 पुट करना होगा। L का वैल्यू क्या पुट करना होगा, 1। तो ये सारा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इससे हिल गए तो फिर क्वेश्चन नहीं हिलेगा आपसे, ठीक है। नेक्स्ट, किस तरह से आपको पता चलेगा कि कब कौन सा फार्मूला यूज करना है, एजम्पशन वाला फार्मूला यूज करना है या ओरिजिनल फार्मूला यूज करना है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केस में आपको एजम्पशन वाला ही केस को यूज करना है, ठीक है। लेकिन इन केस आपको आपका लाइक नॉलेज चेक कर रहा हो, कोई टेस्ट हो या कोई भी एग्जाम हो, उसमें कुछ इस तरह से दिया रहा है, जो जैसे कि अभी जस्ट आपने एग्जांपल देखा 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर वाला एग्जांपल, तो ऑब्वियसली आपको फार्मूला यूज करना होगा KP अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया रहा है एल, ये डिस्टेंस दिया रहा है 2 सेंटीमीटर या 2 मिलीमीटर, कुछ इस तरह से दिया रहा है 2 मिलीमीटर या 2 सेंटीमीटर दिया रहा है, और यहाँ से ये डिस्टेंस दिया रहा है लेट्स सपोज 5 या 15 मीटर, ठीक है, कुछ इस तरह 15 मीटर। तो ऑब्वियसली जब यूनिट अलग अलग दिया रहा है, ये छोटा है मिलीमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ और यहाँ पे मीटर में दिया हुआ, तो ये एक इंडिकेशन है आप लोगों के लिए कि एजम्पशन कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि ऑब्वियसली अगर 2 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है और 5 मिलीमीटर, ठीक है, कुछ इस तरह से 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 15 मीटर दिया हुआ है, तो क्या आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल है? तो सबसे पहले तो 2 सेंटीमीटर एल नहीं है, 2L है, राइट। तो एल का वैल्यू क्या मिला, 1 सेंटीमीटर, राइट। और आर का वैल्यू क्या है, 15 मीटर है, इसका मतलब 1500 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एल क्या है, 1 सेंटीमीटर और आर क्या है, 1500 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, अग्री और नॉट, यहाँ पे कह सकते हैं। और यहाँ पे फाइनली आप फॉर्मूला यूज करोगे v इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे भी गलती कर सकते हैं, गलती क्या होगा, आप में से बहुत कोई क्या करेगा, यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर देगा, ठीक है, जबकि 1 तो आर है ही नहीं, राइट। आर क्या लोगे, 15 लोगे, राइट। आर क्या लोगे, 15। ऑब्वियसली ओरिजिनल फार्मूला में अगर लोगे, ठीक है, आप जरा सा मैं आपको विजुअलाइज कराना चाहूंगा, v इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, 15 का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, 1 का, अच्छा 1 नहीं है, राइट, ये 15 मीटर में ले रहे तो 1 सेंटीमीटर था, तो 1 अपॉन 100 का स्क्वायर। तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू भी निकाल, अगर आप लोग निकालोगे ये 15 स्क्वायर माइनस 1/100 का स्क्वायर, तो ये आप लोग हो सकते हैं तो कैलकुलेटर में चेक कर लेना, ये लगभग 15 स्क्वायर के जितना ही वैल्यू देगा लगभग, ठीक है। तो ऑब्वियसली इस कंडीशन में इसे 0 करोगे और इसका ही जस्ट वैल्यू निकालोगे, KP अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब कंफ्यूजन नहीं है 1 लेना है या 15 लेना है, राइट। 15 लेना है क्योंकि आर का वैल्यू क्या है, जो सेंटर से डिस्टेंस जो दिया रहेगा वो आर है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, क्लियर है। अब आप लोगों के पास अगर कोई क्वेश्चन है आज की क्लास से रिलेटेड या कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग एक और टॉपिक पढ़ सकते हैं, हम लोगों के पास टाइम है। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जल्दी से। कुछ पूछना है किसी को? एक्सक्यूज मी सर। यस। सर आप क्वेश्चन पेपर जो था कल का वो आप सॉल्व करा सकते हैं अभी? अभी यस सर। 25 क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से नहीं हो कुछ पाएगा अभी। डाउट्स हैं बट अच्छा, जैसे कि कुछ डाउट्स है तो मैं स्टार्ट करता हूँ और PDF, ठीक है, और देखते हैं जितना हो सके, ठीक है। तो आज के लिए मतलब क्लास को बस हमने इतना में ही आज कंप्लीट किया कि हमने जाना कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है, अलग अलग पोजीशन पे, एक्सियल हो या इक्वेटोरियल हो, कोई भी हो, ठीक है। तो ये मुझे देखना होगा कहाँ पे है क्वेश्चन।
क्वेश्चन तो नहीं मिल रहा है, कोई स्टार्ट कर सकता है क्वेश्चन? Wait, sir, I'm doing that. Okay. Sir, is it visible? Hello? Yes, it is visible. Okay. Yes, ask your doubt. Question number? Sir, third 5. Sir, first. Okay, third. Sorry. One by one. Sir, fifth. Okay, third. Yes. First way. हम लोगों को पता है कि अगर हम लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दिया हो रहा है, ठीक है, म्यूट हो जाइए जल्दी से। सर, मेरी कौन सी स्क्रीन आपको दिख रही है? आपका क्वेश्चन वाला स्क्रीन। ओके। ओके, सो हम लोगों के पास फॉर्मूला है ना फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड एस, राइट। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? ई डॉट एस। लेकिन अगर छोटा सा एरिया का बात करें तो हम लोग बहुत फेमस एग्जांपल ये पढ़े थे, ई डॉट डी एस, ठीक है। डेरिवेशन में हम लोग बहुत इसे यूज किए। लेकिन क्योंकि यहाँ पे टोटल एरिया दिया हुआ है, यहाँ पे टोटल एरिया दिया हुआ है 10 जे कैप, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ये, ठीक है। तो ऑब्वियसली इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट हम लोग करेंगे, ठीक है, इन दोनों का जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? जे को जे से हम लोग डॉट कर सकते हैं, तो 10 इंटू 4 जे कितना हो जाएगा? 10 इंटू 4 40, और जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, तो 40 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, Question 1. अगर क्वेश्चन नंबर 4 का बात करें तो हम लोग को पता है एक्सिस पे क्या होता है, के 2p अपॉन बता दीजिए। आर क्यू, और इक्वेटोरियल पे क्या होता है, के पी अपॉन आर क्यू, राइट। दोनों का रेशियो लेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 2:1, ठीक है। सो 2:1 इज द राइट आंसर। ये सब कर लिया आपने, ठीक है। Sir, first. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बता रहा है? ऑपोजिट साइड में प्लस क्यू है, कैपिटल क्यू, और इसके ऑपोजिट साइड में स्मॉल क्यू है, ठीक है। सो आपको रिलेशन शायद पता करना है, क्यू और क्यू किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है। एक कंडीशन चाहिए आपको किसी भी रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए। इफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड ऑन क्यू इज 0, सो आप एक काम करो, इस क्यू पे या इस क्यू पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो, ठीक है। सो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इस क्यू पे निकालने का कोशिश करते हैं। तो इस क्यू पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी किसकी वजह से होगा? तो सबसे पहले तो इसकी वजह से होगा, उसके बाद इसकी वजह से होगा, उसके बाद इसकी वजह से होगा, ठीक है। तो इन दोनों के स्मॉल क्यू से डिस्टेंस क्या है? सेम है। मान लिया कि ये डिस्टेंस क्या है? ए है, ए है, तो सारा का सारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए। चारों
साइड का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट। अगर कुछ इस तरह से देखें, कोई बार बार इरेज कर दे रहा है, मैं लिख रहा हूँ तो ऐसा कर रहा है क्या कोई? वेट सर, तो सर आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग यहाँ पे Q है और यहाँ पे भी Q है और यहाँ पे कैपिटल Q है और यहाँ पे कैपिटल Q है। इस चार्ज पे आप नेट इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड आउट करो। तो इसके लिए तो A डिस्टेंस है, इसके लिए A डिस्टेंस है, राइट। डिस्टेंस सेम है, तो इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से क्या होगा, इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से सेम फोर्स होगा। और वो फोर्स कितना होगा, K Q Q अपॉन A स्क्वायर, राइट। ये एक फोर्स मिला। लिख रहे हैं कुछ, अगर आप कुछ लिख रहे हैं स्क्रीन पे, नहीं दिख नहीं रहा है। सर आपका लिखा हुआ स्क्रीन पे नहीं शो हो रहा है। अच्छा, तो क्या किया जाए? एक सेकंड, अब दिख रहा है कुछ स्क्रीन पे? अब कुछ दिख रहा है कुछ नहीं, स्क्रीन? नहीं कुछ दिख रहा है? नो हाँ सर। अमन सर, वेट सर, आई एम डूइंग इट। सो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लो, ठीक है। स्क्रीन पे सब पूरा का पूरा सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। आप इस क्यू चार्ज पे क्या करना, कोई भी एक कैपिटल क्यू चार्ज पे बाकी 3 चार्ज की वजह से नेट फोर्स फाइंड आउट करो, जो कि आप लोग इजीली कर लोगे। फोर्स का डायरेक्शन भी देख लेना, सब रिपल्सिव है, ठीक है। दो फोर्स के बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा, दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना, और तीसरा फोर्स और वो रिजल्टेंट सेम डायरेक्शन में होगा, दोनों को जोड़ देना, और फाइनली नेट जो आपको फोर्स का वैल्यू मिल रहा है उस पे इक्वेट कर देना 0 के बराबर, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेट इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू पे क्या है, कैपिटल क्यू पे 0 है। जब ये इक्वेट करोगे 0 के बराबर, तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच रिलेशन आ जाएगा, ठीक है, रिलेशन आ जाएगा। और ए जो आपने माना है, जो साइड का लेंथ ए माना है, वो ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। सर मैग्नीट्यूड तो आ गया था, बट उसमें साइन में प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, साइन के साथ ही आएगा, क्योंकि अगर आपने डायरेक्शन सही लिया है तो साइन के साथ ही आएगा। शायद इसका आंसर बी है, ठीक है। सर, अब शो कर रहा है, अब कर दिए, अब कर रहा है तो शो। कर रहा है ना, ठीक है। इसका आंसर क्या है, बी है। आप लोग एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। आप लोग कहाँ फंसोगे मैं बता रहा हूँ। इसका साइड ए ले लोगे, इसका साइड ए ले लोगे, लेकिन ये वाला साइड ए नहीं लेना है, A√2 लेना है, ठीक है। तो क्या सर चेक वो कर तो लेना, ठीक था, बट वो पॉजिटिव में ही आ रहा था, डी आ रहा था वो। डी आ रहा था। हाँ नहीं, अगर डी है तो एक सेकंड के लिए सोचो, एक सेकंड के लिए सोचो कि अगर डी आंसर होता तो ये इसकी वजह से रिपेल करेगा, इसकी वजह से ये रिपेल करेगा, और इसकी वजह से ये रिपेल, कुछ इस तरह से करेगा। क्या इन तीनों फोर्स का सम नेट फोर्स क्या 0 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अगर आप लोग वेक्टर सही से पढ़े हो तो नेट फोर्स कभी भी 0 नहीं हो सकता। उसके लिए चार्ज को ऑपोजिट नेचर का होना होगा। हाँ, अगर ये ऐसे होता, ये ऐसे होता, और ये वाला चार्ज क्या होता, नेगेटिव होता, तो ये इसको इधर क्या करता, अट्रैक्ट कर लेता, तब पॉसिबल था। एक बार फिर से ट्राई करना, कहीं ना कहीं साइन में कुछ गड़बड़ी हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5। सर, आप अमन सर को इन क्वेश्चंस के सॉल्व कॉपीज सेंड कर सकते हैं एक बार, उससे कंफ्यूजन सॉल्व्ड कॉपीज तो मेरे पास नहीं है, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। सारे के सारा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर लिखा है, ठीक है। किसी का भी 34 से कम मार्क्स नहीं आएंगे, किसी का भी 34 से कम मार्क्स नहीं है। हाईएस्ट मार्क्स 90 का है, ठीक है, और मैक्सिमम लोगों का एबव 60 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली सारा सॉल्यूशन देने का जरूरत नहीं, जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं, ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोग फंसे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? यस, पूछ ये रहा है क्वेश्चन इंस्टेंस क्वेश्चन नंबर एक्सटेंशन। 5 में आप लोग फंसे होंगे, ठीक है।
ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन बिटवीन टू पैरेलल शीट विथ लाइक चार्जेस ऑफ सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी। मतलब कि ऐसा कुछ बोल रहा है कि दो पैरेलल शीट ले लो और दोनों में लाइक चार्जेस देना है। मतलब इसमें पॉजिटिव लाइक चार्जेस पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो, दोनों में सेम लेना है, मतलब लाइक चार्जेस ऐसे। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसका कैसे होगा, ऐसे होगा, और इसका कैसे होगा, ऐसे होगा। क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ सकता है? नहीं, क्योंकि इस चार्ज की वजह से अगर अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आया तो इस चार्ज की वजह से भी अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आएगा। और क्या होगा, अंदर में दोनों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए सारा का सारा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर ही रहेगा। इसलिए दो प्लेट के बीच में अगर कोई पॉइंट लोगे और दोनों का सेम चार्ज है तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, 0। आई बात समझ में? Sir, someone is asking number 13. क्वेश्चन नंबर 13 Yeah. ओके। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि दो चार्ज है, पहला क्या है 6 है और दूसरा क्या है 2 है, और दोनों के बीच का फोर्स दिया हुआ है 12 न्यूटन का है, ठीक है। दोनों चार्ज में -2 कूलम ऐड करो, ठीक है। तो 6 में भी -2 कूलम ऐड करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, और 2 में -2 ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो एक चार्ज बन गया 4 माइक्रोकूलम का, दूसरा चार्ज बन गया 0 माइक्रोकूलम का। मतलब कि जो सेकेंड बॉडी है वो न्यूट्रल बॉडी हो गया। तो इनके बीच का फोर्स अब कितना होगा, पहले 12 कूलम था, ऑब्वियसली पहले चार्ज था, लेकिन अब जैसे ही -2 कूलम का चार्ज दोनों में ऐड किए तो 6 पे -2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 + -2 = 4। और जब 2 पे -2 कूलम का ऐड करेंगे तो वो न्यूट्रल बॉडी बन जाएगा, और न्यूट्रल बॉडी और चार्ज बॉडी के बीच इन जनरल कोई फोर्स नहीं है, तो फोर्स क्या होगा, 0। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, 0 न्यूटन। सर क्वेश्चन 8। सर 10 बताइए। 11। क्वेश्चन नंबर 8 So we have 8. ओके। ये बोला है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कुछ इस तरह से और एक डायपोल को इस तरह से रखे है सच दैट ई का डायरेक्शन और पी का डायरेक्शन सेम है, तब उस केस में क्या, कौन सा सही है, मतलब इसमें से कौन सा पोटेंशियल फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी कौन कौन सा है। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फोर्स क्या होगा डायपोल पे, हमेशा 0, ऑलवेज फोर्स क्या होगा, 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको तो पता चल जाना चाहिए था, अगर सिर्फ इतना ही अगर नॉलेज आप रखते कि फोर्स हमेशा 0 होगा तो ऑप्शन नंबर सी से आप टिक कर देते, ठीक है। और फाइनली मैंने कहा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा डायपोल को क्या चाहता है कि पी का डायरेक्शन उसके अलोंग रहे, और यहाँ पे क्योंकि पी का डायरेक्शन और ई का डायरेक्शन क्या है, सेम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में, और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मिनिमम। तो ऑप्शन सी ही सही है। फोर्स क्या है, 0 है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम है, क्योंकि ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में। सब पढ़ाया हुआ है, एक बार नोट्स अच्छे से देख लेना। So come to 17 question number. Manoj is asking. अच्छा, this क्वेश्चन one. नंबर 17 जो भी पूछ रहा है, आपको जब मैंने डेरिवेशन कराया और मैंने कहा कि जब भी आउटसाइड एक स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर के आउटसाइड वाला पॉइंट जब भी लेते हैं तो ये कुछ इस तरह से बिहेव करता है सच दैट सारा का सारा चार्ज क्या है, सेंटर पे रखा हुआ है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर वाले पॉइंट के लिए क्या होता है, E = kq/r² होता है, राइट, kq/r², जो कि हम लोग पॉइंट चार्ज के लिए देखे थे। पॉइंट चार्ज के लिए भी क्या था, पॉइंट चार्ज के लिए अगर q अमाउंट का चार्ज है r डिस्टेंस पे kq/r² था। उसी तरह से आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए भले ही एक स्फेरिकल कंडक्टर हो, आउटसाइड वाले पॉइंट के लिए ये सेम फॉर्मूला देता था। तो ऑब्वियसली E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। कौन सा ऑप्शन है देख लीजिए, ऑप्शन डी है मेरे ख्याल से, ठीक है। r का जगह में x, Yeah. क्लियर है। Now 11 or 9. सर 10 बताइए। 10 ओके, 9 आप लोग डेरिवेशन देख लो, डेरिवेशन किया हुआ है ये, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, डेरिवेशन देख लो जो स्फेरिकल कंडक्टर का। और क्वेश्चन नंबर 10 में बता देता हूँ। अच्छा चार्ज, अच्छा मतलब कि एक प्लेट है, ठीक है, स्क्वायर है, जिसका साइड क्या है, L है, ठीक है। इसके सेंटर से L/2 डिस्टेंस पे
L/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज रखा गया, मतलब यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली पूछा है कि कितना फ्लक्स इस प्लेट से बाहर जाएगा, राइट। इस प्लेट से कितना, एक मिनट चेक कर ले क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्लक्स लिंक विद द सरफेस। ऑब्वियसली कितना फ्लक्स इससे प्लेन से इस सरफेस से बाहर जा रहा है। तो ये चार्ज क्यू के वजह से ये अगर सरफेस से निकालना चाह रहे हो फ्लक्स, तो इतना ज़्यादा, मैंने कहा था ना गॉस लॉ इज ऑलवेज एप्लीकेबल बट नॉट ऑलवेज यूजफुल। इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे अगर आप फ्लक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहोगे तो जान निकल जाएगा, बहुत ही टफ हो जाएगा, राइट। इसलिए आप क्या करोगे, इसे एक क्लोज सरफेस में बदल दोगे, एक क्यूब बना दोगे, ठीक है। तो एक क्यूब बना दोगे, इसलिए वहाँ पे L/2 यूज हुआ है। तो आप एक क्यूब बना लोगे और अब ये क्यूब क्या होगा, गॉसियन सरफेस बन जाएगा। उसके सेंटर पे अगर चार्ज रखे हो तो एक तरह से देखो, इस सरफेस से L/2 ही डिस्टेंस पे तो है, इसका मतलब चार्ज क्या है, सेंटर पे है। तो यहाँ से क्या होगा, Q/ε0, किसने कहा, गॉस ने कहा। तो ये पूरा का पूरा क्यूब से निकल रहा होगा, राइट। तो एक सरफेस से कितना होगा, Q/6ε0। ये सवाल मैंने कराया अभी था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ये ऑप्शन सी। और क्वेश्चन नंबर 19 19, so this is it. ये मैंने बताया था कि फॉर्मूला क्या है कूलम्स फोर्स का या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या के एप्सिलॉन नॉट, इसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है। एयर मीडियम के लिए के का वैल्यू क्या होता है, 1। इसलिए हम लोग जानते हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन एयर मीडियम के लिए होता है, इसलिए हम लोग सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ते, के का वैल्यू तो 1 है, राइट। लेकिन इन जनरल क्या होता है, 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट। तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, ठीक है। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ये है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिक्रीजेस फोर्स क्या होता है, के टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। डाइइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है सर? डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसुलेटर मीडियम होता है, जो कि कैपेसिटेंस में बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करेंगे। ये पूरा का पूरा टॉपिक रखा हुआ है, जस्ट आप एक मीडियम समझ लो जो इंसुलेटिंग मीडियम है, एक प्लेट को रखा रहता है। सिंपली आप इस तरह से समझ लो कि कंडक्टिंग वायर के ऊपर क्या होता है, प्लास्टिक का एक कवरिंग होता है, कोटिंग होता है, राइट। वो प्लास्टिक को हम लोग या उस कवरिंग को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कह सकते हैं, ठीक है, इंसुलेटर को। ओके। और कुछ नहीं है, और कुछ होगा तो आप लोग व्हाट्सएप पे कभी भी भेज 11 सकते क्वेश्चन, ठीक है। मेरे ख्याल से टाइम खत्म हो गया, अगर टाइम है तो 11 देख सकते हैं हम। 11. Okay, question number 11. If the uniform surface charge density on the infinite plane sheet is sigma, electric field near the surface। ये तो डेरिवेशन मैंने कराया था, याद है आप लोगों को, डेरिवेशन मैंने कराया था। एक पूरा का पूरा सरफेस ले लो और उस पर चार्ज दे दो, इससे कुछ डिस्टेंस पे क्या होता है, कोई एक पॉइंट P है, यहाँ पे E का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एक बार डेरिवेशन जाके देख लो, जो डेरिवेशन है वही क्वेश्चन है, ठीक है। और मैंने ये भी कहा था कि ये सरफेस को कहाँ तक फैला होना चाहिए, इन्फिनिटी तक फैला होना चाहिए, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक, अगर याद हो तो। Okay, sir. I think time is up. ओके, थैंक जो यू। होगा वो नेक्स्ट क्लास में कल कर सकते हैं. Okay, sir. Thank you for your time.